डियर स्टूडेंट, आजकल हम लोग जो सीरीज़ देख रहे हैं ना एमसीक्यूज से रिलेटेड, जिसमें कभी मेडिकल सर्जिकल, कभी नर्सिंग फाउंडेशन, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं विद आंसर। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं कि गायनोकोलॉजी और ये जो मिडवाइफरी गायनोकोलॉजी, इसी के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको उसमें दिए थे ना इस तरीके से कि कुछ आपका सेल्फ इवाल्वेशन हो जाए, जिसको कि मैं लास्ट में आपको आंसर बता रही थी, जैसे ये देख लीजिए। पर अभी फिर उसके बाद मैंने आज ही एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आंसर साथ साथ बताए थे, और अभी भी मैं साथ साथ ही आंसर बताऊंगी, जिसमें कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं, जो अभी नए व्यूअर्स हैं, वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें लाइक के साथ। और जो जो पुराने व्यूवर्स हैं और नए व्यूवर्स हैं, दोनों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करिए, वो हमारा मोटिवेशन होता है। तो उसके आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और बनाने के लिए इनक्रेज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, इनमें से जो अभी हम नीचे देख रहे हैं, इनमें से जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कारण नहीं है। क्या नहीं है? नैरोइंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, या फिर यूट्राइन हाइपोप्लेजिया, या फिर इंक्रीज वैसोप्रेसिन रिलीज, या फिर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आंसर क्या है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है प्रोडक्शन कम होना ही क्या है, इसका प्राइमरी कॉज है, किसका? डिस्मेनोरिया का। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज़ मेनली फाउंड इन, किन में ज़्यादा देखने को मिलता है? ये ज़्यादातर जो है एडोलसेंस गर्ल्स में मिलता है, या प्रेग्नेंट वुमन में मिलता है, या फीमेल ओवर 35 ईयर में होता है, या फिर फीमेल अबव 45 ईयर में। तो जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है वो किस में होता है? ए उसका आंसर सही है, एडोलसेंस गर्ल्स, यानी कि जो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, उसके लिए। देन थर्ड वन इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल्स इज टर्म एज। ठीक है, तो जो नॉर्मल जो अंतराल में हो रही है, एक उसकी जो इंटरवल है वो नॉर्मली हो रहा है, और उसकी उसमें क्या हो रही है? एक्सेसिव अमाउंट में उसकी साइक्लिक ब्लीडिंग का जो ब्लीडिंग का जो साइकिल है वो एक्सेसिव अमाउंट में है। तो उसको क्या बोलते हैं? मेनोर्जिया बोलते हैं, या एपीमेनोरिया बोलते हैं, या मेट्रोजिया बोलते हैं, या फिर डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो आंसर ए सही है, मेट्रोजिया। ठीक है। देन जो साइक्लिक ब्लीडिंग होती है, इन विच ड्यूरेशन ऑफ एमसी मतलब हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इस समय जो भी साइक्लिक ब्लीडिंग होती है एमसी की ड्यूरेशन में, तो ये रिड्यूस टू 21 डेज और या इससे भी लेस। ठीक है, ये कितने दिनों में हो रही है? 21 दिन या उससे भी कम दिनों में जो हो रही है मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड ब्लीडिंग हो रही है, साइक्लिक ब्लीडिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? मेनोर्जिया बोलते हैं, या एपीमेनोरिया बोलते हैं, या मेट्रोजिया बोलते हैं, या फिर डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो आंसर इसका है एपीमेनोरिया। ठीक है। देन फिफ्थ वन इज पॉलीमेनोरिया इज ऑल्सो टर्म एज। ठीक है, पॉलीमेनोरिया को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेनोरेजिया कहा जाता है, या फिर एपीमेनोरिया कहा जाता है, या मेट्रोजिया कहा जाता है, या फिर डिस्मेनोरिया कहा जाता है। आंसर बी सही है, एपीमेनोरिया। ठीक। देन है सिक्स क्वेश्चन, इरेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्राइन इज टर्म एज। जो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है और इरेगुलर होती है साइक्लिक ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं मेनोरेजिया बोलते हैं, या एपीमेनोरिया बोलते हैं, मेट्रोजिया बोलते हैं, या फिर डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो आंसर सी सही है, मेट्रोजिया। देन सेवन, व्हेन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज़ वेरी लेस, ये अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है और वो लास्ट हो रही है, यानी कि फॉर लेस देन 2 days, और यानी कि 2 दिन से भी कम समय में वो लास्ट हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, और बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो रहा है? बहुत ही कम अमाउंट में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे, या फिर एमनोरिया बोलेंगे, या फिर हाइपोएनोरिया बोलेंगे, या फिर डिस्मेनोरिया। तो आंसर सी सही है, हाइपोमेनोरिया। देन एट्थ क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, यानी कि जो फीमेल में जो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, उसकी एब्सेंस होता है कब? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, जब वो रिप्रोडक्टिव पीरियड में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एपीमेनोरिया बोलते हैं, या एमनोरिया बोलते हैं, या हाइपोमेनोरिया बोलते हैं, या फिर डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो आंसर इज बी सही है, एमनोरिया। देन नाइन्थ, इन फॉलोइंग विच इज़ द कॉमन कॉज ऑफ मेनोरेजिया।
ठीक है। मेनोरेजिया का जो कॉमन कॉज है इनमें से कौन सा है, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है ना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है, तो फाइब्रॉइड यूट्रस है या फिर एडिनोमाइसोसिस है, मायोसिस है, या फिर डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, या फिर ऑल है। ठीक है, इनमें से कौन सा कारण है जिसके वजह से ये मेनोरेजिया होता है? फाइब्रॉइड यूट्रस की वजह से होता है, या फिर एडिनोमाइसोसिस के वजह मायोसिस के वजह से होता है, या फिर डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, या फिर ऑल। ठीक है, जैसे इनमें से कौन सा कारण है, तो वो है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, ये सॉरी, दोनों इनमें सारे ही सही हैं। फाइब्रॉइड यूट्रस भी हो सकता है, एडिनोमाइसोसिस भी हो सकता है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकती है, ऑल भी हो सकता है। ऑल मतलब ये सभी। ठीक है, तो देख लीजिए, ये जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेट किया है, जिसमें भी आपको सही लगे, बच्चों की ही डिमांड थी। जब भी इसमें लेक्चर पढ़े दिए जाते हैं ना, आजकल तो क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको एंट्रेंस देना है, लेकिन इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके नोट्स भी देख सकते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, सिलेबस से। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेनोरेजिया का एक सामान्य कारण है, यानी कि जो मेनोरेजिया उसका एक मुख्य कारण कौन सा है, जो इन इन तीनों में से, तो वो है, सभी है। ठीक है, देन नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, स्टेट ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि जो एबनॉर्मल यूट्राइन जो ब्लीडिंग की कंडीशन में इन विच देयर इज़ नो क्लिनिकल डिटेक्टेबल पेल्विक पैथोलॉजी इज़ प्रेजेंट इज़ नोन एज, यानी कि अब कोई ऐसी क्लिनिकल रीज़न नहीं पता चल रहा है पेल्विक पैथोलॉजी का, जिसके वजह से क्या हो रही है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, कारण नहीं पता पड़ पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव की स्थिति में, यानी कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही यूट्रस के द्वारा, या तो यूट्राइन ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं, जिसमें कि कोई चिकित्सीय रूप से पता लगाने योग्य श्रोणि विकृति मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी पेल्विक इन्फ्लामेशन या पेल्विक रीजन या पेल्विक पैथोलॉजी नहीं प्रेजेंट है, जिससे कि ये पता चल पाए कि ये ब्लीडिंग इसी के वजह से हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? मेनोरेजिया बोलेंगे, या पॉलीमेनोरेजिया बोलेंगे, या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलेंगे, या फिर मेनोरेजिया बोलेंगे? तो उसे क्या कहा जाएगा? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि कोई भी उसका रीज़न पता नहीं चल पा रहा है। देन 11, द कंडीशन इन विच ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर और एक्सेसिव। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग क्या हो रही है? इरेगुलर हो रही है, मतलब कभी भी 28 डेज से पहले भी हो जाती, बाद में भी हो जाती, मेंसेस पीरियड के समय भी होगी, या बाद में, या बीच में, कभी भी, और बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? मतलब दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई मेनिस्ट्रेशन, यानी कि ये भी पता नहीं लग पा रहा कि वो मेनिस्ट्रेशन के कारण से हो रही है, आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनोरेजिया बोलेंगे, मेट्रोजिया बोलेंगे, या हाइपर मेनोरेजिया बोलेंगे, या फिर मेनोरेजिया बोलेंगे। तो उसका आंसर डी सही है, मेनोमेट्रोजिया उसका आंसर होगा। ठीक है, देन 12th, विच इज ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर मार्क एज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर। ठीक है, इनमें से जो है, जो फॉलोइंग ट्यूमर्स हैं, इसको जो है ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर्स की तरह डायग्नोज किया जाता है इनमें से। ठीक है, कौन सा ऐसा है? तो इसमें देख लीजिए, डिम ग्रंथि जर्म सेल ट्यूमर के निदान के लिए, यानी कि ये जो जर्म सेल जो ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर है, उसके डायग्नोसिस के लिए, उसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस ट्यूमर को मार्क किया जाता है, उपयोग किया जाता है? इन ट्यूमर में से किसको ऐसा वो किया जाएगा, मार्क किया जाता है? ठीक है, तो CA उसको बोला जाएगा CA 125, या फिर LDH बोला जाएगा, या SCC बोला जाएगा, या फिर TAG 72। तो ये हो गया B इसका आंसर है, LDH। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ DUB का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्ट यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, या फिर डायरेक्ट यूट्राइन ब्लड वेसल्स हैं, या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, या फिर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लड वेसल्स हैं? तो इसका आंसर हो गया C, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है DUB का फुल फॉर्म है। ठीक है, इन फॉलोइंग विच हार्मोन थेरेपी इज़ यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ DUB, यानी कि DUB के मैनेजमेंट के लिए जो ये दी गई हैं थेरेपीज, इस जो हार्मोनल थेरेपी है, वो कौन सी वाली यूज़ की जाएगी? एक तो होती कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हार्मोनल थेरेपी की तरह यूज़ की जाएगा, या फिर जो कि नॉर एथिस्ट्रॉन एसीटेट को यूज़ किया जाएगा, या फिर 17 अल्फ़ा एथिनिल जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको यूज़ किया जाएगा,
या फिर ऑल को, तो इसमें से है सारे ही यूज़ थेरेपी की तरह यूज़ किए जाएंगे। देन 15, फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल रिसेक्शन इन द फीमेल विच DOB एक्सेप्ट। ठीक है, ये जो नीचे दी गई हैं इनमें से जो ये इंडिकेशन है वो एंडोमेट्रियल रिसेक्शन के लिए हैं। और फीमेल में जो एंडोमेट्रियल रिसेक्शन किया जाता है उनमें से ये कंडीशन में किया जाएगा केवल DUB, मतलब इन फीमेल विद DUB जिसको है उन फीमेल के साथ जो ये नीचे कंडीशन दी है इनको एंडोमेट्रियल रिसेक्शन किया जाएगा, ये इंडिकेशन है। लेकिन केवल एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के, ठीक है, ये देख लीजिए, DUB से पीड़ित महिला में एंडोमेट्रियल रिसेक्शन के लिए निम्नलिखित संकेत है सिवाय, निम्नलिखित संकेत यानी कि इंडिकेशन है ये जो दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के, सारे ही हैं किसी एक को छोड़ के, ठीक है। तो फीमेल हु इज़ ओवर 35 ईयर, यानी कि 35 साल से ऊपर होगी फीमेल तब, या फिर कंप्लीटेड हर फैमिली, उसका फैमिली पूरा हो चुकी है, उसके बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं तब वो कंडीशन है। या फिर फीमेल हु डज नॉट हैज़ एनी सिग्निफिकेंट एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी सच एज कैंसर, या फिर वो वुमेन जिसमें कैंसर की कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी नहीं है, ठीक है। या फिर फीमेल हु इज़ न्यूली मैरिड, तो यहाँ पे आंसर है डी कि वो कंडीशन जिसमें कि जो अभी न्यूली मैरिड है, न्यूली फीमेल है वो न्यूली मैरिड, तो उसके लिए ये कंडीशन जो होती हैं वो इंडिकेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है ये इंडिकेशन नहीं है, बाकी सभी इंडिकेशन है किसके लिए, DUB के लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जो नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब तो कर ही लें, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा उनके लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें नोट्स दिए जाते हैं आपके लिए सिलेबस में के अकॉर्डिंग, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और लाइक ज़रूर से करिए, एक मोटिवेशन हमारा रहता है आपका लाइक से, तो उसमें कोई आपका नेट ज़्यादा खर्च कुछ भी नहीं हो रहा है, बस लाइक करने से टच करना है और कुछ नहीं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।